हाय फ्रेंड्स, चलो सो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में सभी थेरीज कंप्लीट की है। अभी मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एक एक जो फंक्शन है मैनेजमेंट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक एक जो फंक्शन है उसमें अभी डिटेल में बात करनी है। तो पहले जो 2 लेक्चर्स किए उसमें अपन ने मैनेजमेंट क्या होता है ये समझा। उसके बाद हर एक अलग अलग एक्सपर्ट लोग थे जिनके थेरीज थे कि मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन से स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी है, वो अपन ने पढ़ लिया। बट वो पूरा थ्योरेटिकल था। दिस इज एक्चुअली द इंटरेस्टिंग पार्ट एंड दिस यू कैन कोरिलेट विथ योर डे टू डे लाइफ। वो तो थ्योरी उनके हिसाब से करेक्ट था, बट नाउ दिस इज द एक्चुअल पार्ट वेयर इवन वी कैन लिंक आवर डेली रूटीन विद दिस एक्टिविटीज। चलो, पर्टिकुलर एक्टिविटी, पहला फंक्शन है प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग का मतलब क्या एकदम, अभी देखो ये फंक्शंस 60% आप सबने पढ़ाई है ना। इसमें मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला, बट जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्लानिंग करने से फ़ायदा क्या होता है। करेक्ट ना। सो प्लानिंग का सिंपल डेफिनेशन आपने बीकॉम में पढ़ा है कि प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ गोइंग टू डू दिस। ये 4 स्टेप्स में अपन प्लानिंग होता है। जैसे अपन ट्रिप को जाने वाले हैं, करेक्ट ना, तो कहाँ पे जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, फिर उसके हिसाब से पूरा प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले आपका कॉस्ट कंट्रोल होता है, दूसरा आपका गोल अचीव होता है। देखो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन के 2 इंपॉर्टेंट पर्पज़ है, छोटा हो या बड़ा, हर एक आदमी काम करता है कुछ गोल अचीव करने के लिए। तो कंपनी का गोल अचीव कब होगा? अगर उनके कॉस्ट कंट्रोल में रहेंगे, उन्होंने जैसे प्लान किया है उसके हिसाब से अगर एक्टिविटी होते गए तो ही गोल अचीव होगा। सो प्लानिंग का मेरे हिसाब से जो सबसे बड़े 2 एडवांटेज है, यू कैन अचीव योर गोल विथ एफिशिएंसी, मतलब एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब वो यू कैन एंजॉय दैट सक्सेस। ऐसे नहीं कि खाली मेहनत कर रहे लेकिन सक्सेस आ रहा है बट यू आर नॉट एबल टू एंजॉय इट। प्लानिंग से सब चीज़ें सिस्टमैटिक होती है, एक कंपनी में सिस्टम ड्रिवन हो जाता है, एंड जहाँ पे सिस्टम आती है ना वहाँ पे इश्यूज़ कम अराइज होते हैं। अरे हर एक चीज़ का प्रोसेस डिफाइन होता है। जहाँ पे देखो, जहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व है वहाँ पे प्रोडक्ट का क्वालिटी सभी चीज़ें मेंटेन होती है, सबको क्लैरिटी होती है कि कब कौन सा काम करना है, फिर वो डायरेक्टर हो या कोई अदर स्टाफ हो, सबको क्लैरिटी होता है क्योंकि सबके गोल फिक्स होते हैं कि तेरा ये काम है, मेरा ये काम है। तो ये एडवांटेज है। तो प्लानिंग के 2 सबसे बड़े एडवांटेज है, आपका गोल जो आपने फिक्स किया है वो अचीव करने में फ़ायदा होता है। सेकेंड, जो मैं मानता हूँ कि आपका कॉस्ट कंट्रोल होता है, क्योंकि हर एक चीज़ अपन प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। जहाँ पे प्लानिंग के हिसाब से अपन कॉस्ट करते हैं, आप सोचो ना, आप ट्रिप को जा रहे हैं, बैग लेके रेलवे स्टेशन किसी भी ट्रेन में बैठ गए, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे चले गए, तो खर्चा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन प्लान करके गए तो आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, बिकॉज यू विल स्पेंड जितना आपने प्लान किया था, पैसे का शॉर्टेज नहीं होगा, वहाँ पे किसी को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी घर पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब सिस्टमेटिक होगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, यू कैन अचीव योर गोल। ठीक है, अभी प्लानिंग करते कैसे हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहा हूँ। प्लानिंग 2 तरह के होते हैं, एक आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म। बट पहले लॉन्ग टर्म गोल सेट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं कैसे प्लानिंग करता हूँ। सो मेरा प्लान रहता है कि जनवरी 31 तक है ना, हर साल में पूरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट करना, क्योंकि जीएसटी जो है, जीएसटी में अक्टूबर नवंबर तक के समय अमेंडमेंट्स जून एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सो मैं हमेशा फ्रेश रिकॉर्डिंग देता हूँ। कुछ फैकल्टी पुराना रिकॉर्डिंग बच्चों को देते हैं, बोलते हैं अमेंडमेंट पढ़ो, मैं वैसा नहीं करता हूँ। मेरे लेक्चर 100% हर साल नए रिकॉर्ड होते हैं। एंड अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मेरा आप लास्ट लेक्चर का फोटो निकाल के रखना, नेक्स्ट सेशन वही देखना, आपको शर्ट का कलर फ़र्क दिखेगा, कंटेंट में फ़र्क दिखेगा, हर एक चीज़ में फ़र्क दिखेगा। तो आई ऑलवेज गिव फ्रेश रिकॉर्डिंग। तो मेरा प्लानिंग रहता है कि मेरे को 31 जन तक पूरा प्रोडक्ट रेडी करना है, एंड फरवरी में हम डिस्पैच करते हैं टैक्सेशन प्रोडक्ट में। बाकी प्रोडक्ट तो एक बार बन गया तो उसमें चेंज नहीं आता है। जैसे ये FM है, एक बार मैंने रिकॉर्ड कर दिया, इसमें चेंज नहीं होता है, तो इसका तो डिस्पैच इमीडिएटली होता है। बट टैक्सेशन में जीएसटी जो है स्पेशली, वो नवंबर तक का सब एप्लीकेबल होता है एग्जाम में। तो मैं नवंबर के बाद फ्रेश रिकॉर्डिंग करके देता हूँ, ताकि एटलीस्ट जो जून के बच्चे हैं है ना, उनको तो जीएसटी में अमेंडमेंट ना पढ़ने पड़े। हाँ, जो दिसंबर में उनको तो पढ़ने पड़ेंगे अमेंडमेंट्स, क्योंकि एक साल में हम एक ही बार रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि बाद में 6 महीने का बाद में इतने अमेंडमेंट्स नहीं आते। तो मैं हर साल में मेरे रिकॉर्डिंग चेंज करता हूँ। हर अटेम्प्ट चेंज करना पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत रिकॉर्डिंग इन डेप्थ करना पड़ता है। तो आई डू इट वंस इन ईयर, फ्रेश रिकॉर्डिंग देता हूँ मैं। तो ये मेरा प्लानिंग करना ज़रूरी है। तभी मैं बच्चों को कमिट करता हूँ कि भाई तेरे को फरवरी में हम प्रोडक्ट दे पाएंगे, एंड फिर बच्चा भी उसके हिसाब से स्टडी प्लान करता है।
करेक्ट ना। तो प्लानिंग से अपन, तो ये मेरा था लॉन्ग टर्म प्लान कि 31 जान तक कंप्लीट करना है, तो फिर मैं उसको मंथली प्लान में डिवाइड करता हूँ, शॉर्ट टर्म प्लान कि इस महीने में इतना 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 कंप्लीट होना है। एंड बच्चों को वैसे हम कमिटमेंट देते हैं एंड वो टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट ना। डिले अभी तक हुआ नहीं है, बट हुआ है तो भी एट द मोस्ट एक आधा वीक का हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में बहुत सारे टेक्निकल इशू आते हैं जो बियॉन्ड माई कंट्रोल होते हैं। मैं तो एज अ फैकल्टी रेडी होता हूँ पढ़ाने के लिए, बट टेक्निकल इशू अराइज होते हैं, वो इंक्रिप्शन में प्रॉब्लम होता है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी आवाज़ ही नहीं आता, तो ऐसे मतलब आप सोच नहीं सकते वो प्रॉब्लम आते हैं। तो हम उस सबके लिए मार्जिन भी रखते हैं, फिर भी भगवान कुछ तो ऐसा कर देता है कि कुछ नया प्रॉब्लम ही अराइज हो जाता है। बट नाउ वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। नाउ पता है कि हम ये सब समझ के बच्चों को कमिटमेंट देते हैं। फिर भी जनवरी इज़ नॉट टू लेट, क्योंकि आपका एग्जाम जून में रहता है, तब तक हम गूगल ड्राइव से लेक्चर देते हैं, उसका काम नहीं रुकता है। हाँ, खाली जो हार्ड कॉपी और पेन ड्राइव है वो हम जान के बाद भेजते हैं। प्रोडक्ट तो गूगल ड्राइव पे तो एक एक चैप्टर अपलोड होता ही रहता है, किसी का काम नहीं रुकता है। तो ये सब उसके एडवांटेज है। तो ये था मेरा शॉर्ट टर्म प्लान, मंथली प्लान, एंड 6 मंथ का प्लान ये है। अभी व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, ये इंडस्ट्री के हिसाब से डिसाइड होता है। किसी इंडस्ट्री में 5 साल भी लॉन्ग टर्म होगा, किसी में 10 साल भी हो सकता है। सो देयर इज नो डेफिनेशन अप्रोप्रिएट कि लॉन्ग टर्म का क्या और शॉर्ट टर्म का क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पीरियड बता रहा हूँ मैं। देखो, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड अ डिजायर गोल। जो मैंने कहा था कि गोल आपको अगर अचीव करना है कि 5 साल में आपको इंडिया में लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर बनना है, वो हो गया लॉन्ग टर्म गोल। उसको ब्रेक करके आज से कहाँ पे बढ़ना पड़ेगा, वो हो गया शॉर्ट टर्म गोल। तो प्लानिंग करना पड़ेगा ना उसके लिए कि आज क्या करना है, कौन से नए मशीन्स लेके आना है, क्या किन के साथ टाइप करना है, रॉ मटेरियल कौन सा लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट के कंप्लायंस क्या करने पड़ेंगे, जो भी XYZ। इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिजायर रिजल्ट। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान such as psychological aspect, physiological aspect, required conceptual skill. Planning involves identification of tasks which are required to realize desired goal, demarcation of how tasks should be performed, chalking out who, when, where such tasks will be performed. जो मैंने कहा था, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and who is going to do it. ये 4 steps planning में involved है. A meticulous knowledge about the vision and mission of the organization forms the prerequisite of short term as well as long term success of the planning. Correct? मतलब यहाँ पे बोला कि प्लानिंग करके होता नहीं है, आपका विजन एंड मिशन स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट है तो ये प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या आपको सोचना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इट हैज़ बीन एप्टली सेड, वेल प्लान इज हाफ डन। मतलब अगर आपने प्लानिंग प्रॉपरली किया तो आधा काम आपका वहीं पे हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रिक, प्लानिंग इज अ मेंटल प्रीडिस्पोजन टू डू थिंग्स इन अ ऑर्डरली वे। क्या लिखा है? प्लानिंग इज अ मेंटल प्रीडिस्पोजिशन टू डू थिंग्स इन अ ऑर्डरली वे। मतलब आपने कोई चीज़ लिया हाथ में, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। जैसे घर पे शादी का फंक्शन है तो अपन प्लानिंग करते हैं कि पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, एंड स्टेप बाय स्टेप विल मेक श्योर दैट कि फंक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो अच्छा फंक्शन होना चाहिए। टू थिंक बिफोर एक्टिंग एंड टू एक्ट इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स रादर देन गेस। हाँ, मतलब रियलिस्टिक होकर सोचना है नो। ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना भी डेंजरस होता है। पॉजिटिव होना चाहिए बट कुछ भी सोचने का थोड़ा डेंजरस होता है। अकॉर्डिंग टू क्नूट्स एंड ओडोनिल, प्लानिंग इज अ डिसीजन इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। यस, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिजेस गैप बिटवीन द हु आर वी, वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू ऑकर विच वुडंट हैव अदरवाइज ऑकर। करेक्ट। प्लानिंग से आपको डायरेक्शन मिलता है। मैंने काफ़ी ऐसे बिजनेसमैन देखे कि जो भयंकर काम करते हैं, राइट ना, बट दे आर नॉट एबल टू ग्रो होते हैं, बट वो जितना मेहनत लेते हैं उतना नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको आगे कैसे जाना है पता ही नहीं रहता, और वो सुबह उठ के डायरेक्टली जो हाथ में आता है वो काम करते हैं। एक प्लानिंग होना चाहिए ना कि 6 महीने में ये करना है, 1 साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, 3 साल में ये करना है, ऐसे ये सब उसमें दिया है। ठीक है, तो जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है ये आप सब हाईलाइट करो। मैं 1 मिनट रुकता हूँ। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर MCQ, तो अच्छे से उसको हाईलाइट करो। फिर चार्ट में आपको बना के देता हूँ बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का।
स्टेप्स इन प्लानिंग फंक्शन। अभी इसका अपने को चार्ट बनाना पड़ेगा, बट अपन एक एक करके बनाएंगे। पहला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या है? आप ट्रिप को प्लानिंग करना है, आपको बताइए ट्रिप का प्लानिंग कब हो पाएगा? अरे पहले डेस्टिनेशन तो फिक्स करो, कहाँ पे जाना है, बस वही तो दिया। आपका गोल क्या है? आपको गोवा जाना है तो अलग प्लानिंग करना पड़ेगा। गोवा इज़ अ रिलीजियस प्लेस, आपको रीज़न पता है, काफ़ी सारे चर्चेस वहाँ पे है, करेक्ट ना? आपको दुबई जाना है घूमने, या आपको सोलापुर कोल्हापुर जाना है ना? आपको कहाँ पे घूमने जाना है तो पहले प्लेस डिसाइड करो, क्योंकि उसके हिसाब से, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ तो गोवा जाना है तो काफ़ी ईजी है प्लानिंग करना, लेकिन दुबई जाना है तो वीज़ा है, पासपोर्ट है, अलग 1000 रिक्वायरमेंट देखने पड़ते हैं, करेक्ट ना? तो ये सब समझ के जाना पड़ता है, करेक्ट ना? वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस है तो अपने उसको कैसे एडजस्ट होना है, और कौन से सीज़न में वहाँ पे जाना पड़ेगा, ये सब प्लानिंग करना पड़ता है। तो पहले अपना गोल फिक्स करो, ठीक है ना? सेटिंग ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, अभी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आपने 1000 बार पढ़ा है। सर गोल और ऑब्जेक्टिव सेट कैसे करते हैं? ये काफ़ी लोगों के लिए चैलेंज है। मतलब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, इवन स्टूडेंट पूछते हैं कि हाउ टू सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, करेक्ट ना? अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल क्या है, अभी देखो गोल ऑब्जेक्टिव ये अंदर से आता है ना, ये कोई बता के नहीं होता कि भाई ये तेरा गोल है तू कर। हाँ, वी कैन सीक गाइडेंस, बट गोल तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, करेक्ट ना? फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सर आप प्राइम मिनिस्टर बनो, ये आपका गोल है, करो काम। देखो जो मेरे को चीज़ अचीव करना है ना, पहले मेरे को कंसीव करना पड़ता है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो ही फिर वो गोल अचीव होता है। तो पहले आप क्या अचीव करना चाहते हो, XYZ, जैसे आपके लाइफ में आपका गोल क्या है, अरे ना, ये आप जब तक यहाँ पे सेट नहीं करोगे ना, वो ऑन पेपर नहीं आएगा। तो आपका गोल कोई दूसरा सेट नहीं करेगा। हाँ, वो गोल अचीव करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन प्रोवाइड गाइडेंस, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, करेक्ट? कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम था, मैंने उसको कैसे ओवरकम किया। सो यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम वेरियस सीनियर पर्सन विच यू नो, है ना, जिन्होंने इंडस्ट्री में 20-25 साल काम किया है। आपके पेरेंट्स अगर बिजनेसमैन है या उन्होंने जॉब किया है, टेक शेयरिंग ऑफ, मतलब टेक यूज देयर एक्सपीरियंसेस, करेक्ट ना? तो एंड फिर आप डिसाइड करो। तो गोल ऑब्जेक्टिव मैं नहीं सेट कर सकता हूँ, ये आपको सेट करना है। बट कैसे सेट करना है? वॉट एवर यू कैन कंसीव और वॉट एवर यू कैन बिलीव, ओनली दैट थिंग कैन बी अचीव। मेरी इच्छा है, इच्छा इज़ नॉट ए गोल। उसके लिए लगने वाले अगर आप एफर्ट्स करने को रेडी हो ना, तो फिर वो इच्छा आपका गोल बन सकती है, करेक्ट ना? आप बोलेंगे मेरा गोल है मेरे को रैंक लेके आना है, अभी बोलने से नहीं होता ना बाबा, फिर अंदर से आवाज़ आती है अरे विपुल तू फेंक रहा है, नहीं होगा तेरे से, इतने एफर्ट्स अपन ले नहीं पाएंगे। तो देन वो लिख के कुछ नहीं होगा। तो गोल ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए जो भी मेहनत लगती है, अगर आप अंदर से करने को रेडी हो दिल से, तो फिर वो गोल जल्दी अचीव होता है। हाँ, किसी को खुन्नस लेके आपने लिया कि मैं इसको तो ख़त्म कर दूंगा, मैं ये करके ही दिखाऊंगा, तो ऐसे भी गोल अचीव होते हैं क्योंकि वो मन में इच्छा होती है। बट देन फिर वो एन्जॉयमेंट नहीं रहता है, इट्स आउट ऑफ हेट्रेट, करेक्ट? मतलब अपन उसको ख़त्म करना है इसलिए मेरे को ग्रो करना है। तो ऐसे इच्छा से आप काम करेंगे तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ये सही स्ट्रैटेजी है। मतलब पुणे में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, मतलब क्लासेस की भी कंपटीशन है, प्रैक्टिस, आप देखो हर एक बिजनेस में कंपटीशन है। तो मेरे को ग्रो होना है, बट अगर मेरा ये एम है कि इसको ख़त्म करके ग्रो होना है तो मैं कभी ग्रो नहीं होऊंगा। हाँ, मैं मेरे कर्म से बड़ा होऊंगा, अच्छा काम करके बड़ा होऊंगा, तो फिर वो ग्रोथ है। इसको डुबा के इसको ख़त्म करके मेरे को ऊपर जाना है, ऐसे गोल एज पर माई नॉलेज कभी अचीव नहीं होंगे और भगवान भी आपको हेल्प नहीं करेगा। भाई उसको डुबा के तू ऊपर क्यों जाना पड़ता है? तो तू अच्छा काम ऐसा करके तू ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा और उसका भी ग्रोथ होने दे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सबका साथ सबका विकास। मैं बोलता हूँ कि सब फैकल्टी को अच्छे स्टूडेंट मिले एंड सभी स्टूडेंट को अच्छे फैकल्टी मिले, किसी का भी नुकसान ना हो, करेक्ट ना? कोई गलत नहीं। देखो सभी फैकल्टी अच्छा पढ़ाते हैं एंड सभी स्टूडेंट भी अच्छे रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद है मतलब आप ख़राब हो, एंड आपको पसंद है मतलब मैं अच्छा हूँ। जैसे मूवी देखने जाते हैं ना, एक को पसंद आता है एक को नहीं आता, तो मूवी ख़राब है क्या? नहीं, इट्स लाइक दैट। तो मैंने आपको की स्टेप आज बता दिया है। तो आप भी आपके लाइफ का गोल जब सेट करोगे, यहाँ से अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि यार ये तू कर सकता है, तो वो 100% होगा। हाँ, वो कितनी फास्ट करना है इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड रैशनल फॉर कैरिंग आउट रेंज ऑफ एक्टिविटीज एज वेल एज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स ऑफ अ टीम, करेक्ट? तो एक बार अपना गोल सेट हो गया तो फिर क्या क्या एक्टिविटी उसके लिए करनी पड़ेंगी एंड किस डायरेक्शन में भागना है,
ये अपने को समझ में आता है. Beside objective also focus attention of manager on the end result to be achieved. The objective should be practical, acceptable, feasible and realizable. उन्होंने मैंने जो आपको कहा था वो 4 वर्ड्स में सब कवर किया है कि ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए. ना इफ आई थिंक ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, मैं कल ही तुमको बोल रहा हूँ कि मैं बनूंगा एक दिन प्राइम मिनिस्टर, और बोलेंगे हाँ विपुल सर हो सकता है. अरे नहीं होगा. फेकोलॉजी कैसे, कितना मेहनत है उसके लिए, मैं उतने एफर्ट्स नहीं डाल सकता. और मेरे को पॉलिटिक्स होता नहीं, मैंने कभी किया नहीं है, मेरे को जमेगा नहीं वो एनवायरनमेंट. वी कैन नॉट वर्क विद देम. बहुत गंदा एनवायरनमेंट है ना, इट्स नॉट एथिकल एनवायरनमेंट. सो मैं वहाँ पे काम नहीं कर सकता हूँ. तो मेरे को पता है मैं क्या कर सकता हूँ प्रैक्टिकल. तो दूसरा एक्सेप्टेबल, यहाँ पे मैं बोलूँगा. अच्छा देखो, मैं बोलता हूँ कि कल सुबह मैं BMW लूँगा कल सुबह. गोल अच्छा है बट कल सुबह होगा क्या, नहीं. यहाँ से अंदर आवाज़ आनी चाहिए. तो आपके भी लाइफ में जो गोल है ना, आप उसको आज थोड़ा सोचना. इधर से आवाज़ आ गई ना कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. ये मेरा एनालिसिस है. फिजिबल होना चाहिए आपके लिए. हाँ मतलब मेरे को खुद का रॉकेट बनाना है बट फिजिबल नहीं ना. मेरे को खुद का मोबाइल लॉन्च करना है, विपुल मोबाइल, फिजिबल नहीं है. बहुत एफर्ट्स भी डाल सकता हूँ मैं, प्रैक्टिकली भी है, मैं उसके लिए 10 साल लगा दूंगा. एक्सेप्टेबल भी, हाँ मैं खुद का मोबाइल कंपनी हो सकता है बट फिजिबल है क्या, नहीं ना. पैसा नहीं, मेरे पास 12 रुपये ही है तो कैसे होगा. मोबाइल का बिजनेस थोड़ी होगा 12 रुपये में, उसका कवर भी नहीं बनेगा. ये सोचना पड़ता है. एंड रियलाइजेबल होना चाहिए. एंड रियलाइज मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि वो ये हो सकता है क्या. तो इसके लिए आपने को खुद को टटोलना पड़ेगा, खुद का शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा. तो ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उन्होंने दिया है. ठीक है, चलो तब एक बार डायग्राम बनाते. टेक हॉरिजॉन्टल पेज. अब इसमें कितने पॉइंट्स एक बार अपन देख लेते हैं. 6 पॉइंट्स है तो एक पेज पे हो जाएगा. टेक हॉरिजॉन्टल पेज, अच्छे से लिखो. स्टेप्स इन प्लानिंग फंक्शन. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव में क्या बोला उन्होंने, पहला होना चाहिए प्रैक्टिकल, दूसरा एक्सेप्टेबल, फिजिबल एंड फोर्थ क्या दिया है, रियलाइजेबल. बहुत ही ज़बरदस्त 4 पॉइंट में उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया है. और अभी देखो, अभी ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये आप आपके पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो. तो आप इस थ्योरी पार्ट को इस हिसाब से लो कि इसमें खुद को फायदा हो. सो दिस यू कैन अप्लाई फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. आप आपका ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करो कि आपको कब एग्जाम पास करना है. ये आपको हो गया लॉन्ग टर्म गोल कि आई वांट टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी बाय, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, December 2023. तो उसके हिसाब से क्या क्या करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा आपको. ठीक है, ये 4. दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस. चलो पढ़ते फिर लिखते अपन. ना व्हाट इज प्लानिंग प्रीमाइसेस. प्रीमाइस मतलब बिल्डिंग नहीं यहाँ पे. हाँ बताता हूँ. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस कंसर्न विद डिटरमाइन पॉसिबल डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल प्लान एंड द रीजन फॉर सच डेविएशन. अपन ने कॉस्टिंग में पढ़ा रहेगा, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बीकॉम में,
जहाँ पे अपन एक बजट फिक्स करते हैं एंड एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं एंड देन वी फाइंड आउट डेविएशन। तो वही दिया है, करेक्ट ना, कि अपन ने जो प्लान किया वहाँ पे क्या वर्स्ट हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है। बेस्ट हो गया तो अच्छी बात है, वर्स्ट हो गया तो उसके लिए बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा। तो प्लानिंग प्रीमाइस में भी इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब क्या है, ये जो डेविएशन आ सकते हैं ये इंटरनल पॉलिसी से भी आ सकते हैं या एक्सटर्नल पॉलिसी से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, करेक्ट ना, लेट्स से मेरा प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है, गवर्नमेंट ने उसमें बैन डाल दिया, ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसका तो गवर्नमेंट ने अगर बैन कर दिया प्रोडक्ट 2 महीने तो भी मेरा सेल टारगेट हिल जाएगा ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। इंटरनल फैक्टर क्या हो गया कि हमारा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बदल गया, हमारे कंपनी वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया, करेक्ट ना, मैनेजमेंट का थिंकिंग अलग था, उन्होंने ही प्रोजेक्ट बीच में बंद कर दिया, तो फिर वो गोल अचीव नहीं होंगे। देखो, इंटरनल प्लानिंग प्रीमाइसेस कंसिस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये एमसीक्यू में आने वाला है। मैनेजमेंट लेबर रिलेशनशिप, साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, ये 3 फैक्टर से इंटरनल। एक्सटर्नल इंक्लूड सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस, जो मैंने कहा था ना, पॉलिटिकल चेंज, गवर्नमेंट ने मेरा प्रोडक्ट बैन कर दिया, करेक्ट ना, कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो गया, करेक्ट ना। जैसे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस मतलब उसमें पॉपुलेशन आता है, डेमोग्राफिक फैक्टर है, पॉपुलेशन साइज चेंज हो गया तो उससे भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो बच्चों के लिए है, लेकिन मैं जिस एरिया में ऑपरेट कर रहा हूँ इस एरिया में बच्चों का जन्म लेने का प्रमाण कम है, वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे सेल नहीं उठेगा। अपने को वहीं पे जाके शॉप डालना पड़ेगा जहाँ पे स्कूल कॉलेज है, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आते हैं। इंटरनल प्रीमाइसेस आर कंट्रोलेबल वेयरएज एक्सटर्नल आर नॉन कंट्रोलेबल। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो लिखो, so what is planning premises? Deviation from standard. अब ये डेविएशन 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इंटरनल एंड दूसरा एक्सटर्नल। सभी डायग्राम लिखना ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये बाद में आप पढ़ने को बोर हो जाओगे, याद नहीं रहेगा, फिर वो ओवरलैप होता है, बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं फिर मार्क्स जाते हैं। जिन लोगों का कैजुअल एटीट्यूड है रिगार्डिंग दिस एसएम, एक बार लास्ट 3 साल के स्कोर चेक करना, आपका गलतफहमी दूर हो जाएगा। इतना अगर ईजी होता ना, सो देन वाई स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग रैंक इन दिस सब्जेक्ट, ये आपको सोचना है, मेरे को नहीं। वैसा तो मैं भी आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा देता, सिलेबस 10 घंटे में जल्दी खत्म कर देता। मैं बोलता डायग्राम घर पे बनाओ, बट मैं हर एक का डायग्राम क्यों बना के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये प्रोसेस मेरे साथ जो फॉलो करेगा, ही इज गोइंग टू स्कोर एग्जामिनेशन, दैट इज माई गारंटी। तो ईमानदारी से लिखो। चलो, इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट लेबर रिलेशनशिप, साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, investment policy, relationship with the management, and philosophy of, it's not psychology, philosophy of management। मैनेजमेंट फिलोसफी मतलब उनका थॉट प्रोसेस क्या है, ये फिलोसफी का मतलब बता दो मैं क्या है। सी, हर एक जो टॉप मैनेजमेंट रहता है उसका एक थिंकिंग प्रोसेस रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी ह्यूमन बीइंग है। जैसे मैं गुजराती हूँ, करेक्ट ना, तो मैं जब डिसीजन लेता तो उसमें वो थोड़ा टच आता ही है। एक मेरा एक माइंडसेट में जहाँ पे रहा वो बचपन से, वो उसमें आता ही है, करेक्ट ना। तो ये मैनेजमेंट के ऊपर भी रहता है वो जो डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, है ना, पुणे में कॉलेज है, तो वहाँ पे जो हेड थे वो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर आई थिंक भाटिया सर। He was extremely strict, करेक्ट ना, मतलब खतरनाक स्ट्रिक्ट थे। तो उनसे फैकल्टी भी डरते थे और बच्चे भी डरते थे, ऐसा है। तो मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है उसके ऊपर है, बट उसके वजह से कॉलेज पूरा सीधा हो गया था।
सब लोग टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे, बच्चे मस्ती नहीं करते थे, सब फैकल्टी टाइम पे लेक्चर लेते थे, कुछ भी पंगा नहीं, सब सिस्टमैटिक चल रहा था, है ना। तो ये है। एंड एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल चेंजेस, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। तो इंटरनल में 3 और एक्सटर्नल में 3, इतने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके प्लानिंग प्रोसेस को। एंड दिस कैन बी कंट्रोल्ड ये अपने हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, ये अपने हाथ में नहीं है, तो आपका बिजनेस उसका एफेक्ट हो सकता है। प्लास्टिक पेपर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी इमीडिएटली शट डाउन हो गई। तो जो लोग ऐसे गुटखा वगैरह प्रोडक्ट बनाते हैं ना, गुटखा, तंबाकू, इनको रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट कब बैन कर देगा भगवान को पता। देन चॉइस ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्लान ए फेल होगा तो बी होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ सी भी होना चाहिए। करेक्ट ना? आपने एक प्लान किया था, आप ट्रिप को जा रहे हैं कि वहाँ पे बहुत बढ़िया साइट सीन रहेगा, और वहाँ पे जाके वो साइट सीन बंद था, तो क्या करने का? तो टेंशन मत लो, एन्जॉय योर लाइफ, प्लान बी अप्लाई करो, रूम पे आके एन्जॉय करो, मेडिटेशन करो। वो भी फेल हो गया तो फिर प्लान सी, है ना, तो रोना नहीं है ना, फाइंड आउट द वे। हर बार तुम प्रॉब्लम लेके सामने आओगे तो नेक्स्ट टाइम भी प्रॉब्लम आएगा, ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन। तो ये है चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से कौन सा एग्जीक्यूट करना है एंड फिर कौन सा उसमें से बेस्ट है। देखो अभी स्टेप किधर गया? हाँ, while planning a number of alternative course of action to be considered, alternate will be evaluated by weighing its pros and cons। अच्छा, मैंने जो आपको बताया था ना, वो प्लान ए प्लान बी, वो थोड़ा आगे आएगा, इसमें नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ये अलग है। इसमें दिया है कि जब भी मैं प्लानिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने आपका प्लान किया है कि आपने को रैंक लेके आना है, करेक्ट ना? तो भी रैंक लेने के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर किसके लेने हैं, बुक्स किसका रेफर करना है, कितने टेस्ट देना है, रिवीजन कैसे करना है, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कितने एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपको हर एक फ्रंट पे सोचना पड़ेगा। तो भी बोला है। तो और अच्छा, एमसीक्यू पढ़ने के 1000 तरीके रहेंगे, मतलब मेरे नोट्स में से आप पढ़ सकते हैं, यू कैन बाय स्कैनर, या आपके किसी और फैकल्टी के नोट से वो भी पढ़ सकते हैं, मूडल में से पढ़ सकते हैं। तो हर एक चीज़ का आपको प्लस माइनस सोचना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, है ना, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। और जैसे आप मूवी के लिए जाते हैं कि नहीं, आप 5 में से बेस्ट मूवी कौन सा देखते हैं, फ्री करते हैं, वैसे ही यहाँ पे करना है। इन द लाइट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, हाँ, मतलब आपको मूवी को जाना है आपके खास दोस्त को लेके, और वहाँ पे टिकट है एक का 400 रुपया, 2 का 800 रुपया, आपके से 500 रुपये, तो फिर सारे थिएटर में आपको जाना पड़ेगा। अल्टरनेट द एडवांटेज डिसएडवांटेज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच अल्टरनेट must be thoroughly examined before making the final choice। तो फाइनल चॉइस करने से पहले, करेक्ट ना? सो देर इज नो राइट और रॉन्ग, मैं आपको बताता हूँ, है ना। आपने कोई डिसीजन लिया, मैं आपको तो सिंपल वे टू टेक डिसीजन, इसमें अल्टीमेटली दिया गया है यू विल हैव टू टेक डिसीजन, है ना। चॉइस का मतलब क्या? डिसीजन ना। तो डिसीजन कैसे लेना, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे आप कोई भी डिसीजन लो, उसमें रिस्क तो रहेगा ही, मतलब उसमें उल्टा सुल्टा हो सकता है। तो जो उल्टा सुल्टा होता है वो अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल है हैप्पीली, देन यू कैन टेक दैट रिस्क। इफ़ यू कैन नॉट बेयर दैट लॉस, देन दैट रिस्क इज नॉट फॉर यू। जैसे मैं नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ, उसमें लेट से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे को ये बैक ऑफ द माइंड पता है कि गलत हो गया तो 2 लाख रुपये डूब सकता है। तो अगर मैं इसके लिए रेडी हूँ तो फिर मैं जाऊँगा, बाद में मैं रोता रहूँगा, मेरे 2 लाख चलेंगे, है ना, उसको 50 साल तक सब लोगों को सुनाते रहूँगा, बोर करते रहूँगा। रोना मना है,
है ना। जो आदमी रीज़न देता है ना वो कभी लाइफ में ग्रो नहीं होता है, करेक्ट ना। तो यू विल हैव टू ओवरकम एवरीथिंग। लाइफ इज ए स्ट्रगल, सब लोग ध्यान में रखना, है ना। मेहनत बहुत करना है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कम मेहनत करके बड़े सपने आप नहीं देख सकते, वैसा है वो। तो सिंपल बताता हूँ कि आपको जब डिसीजन लेना है ना, तो उसका अगर उल्टा हो गया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस है, अगर वो आप बेयर करने को रेडी हो हैप्पीली, दैट इज अ परफेक्ट डिसीजन फॉर यू, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, करेक्ट ना, एंड दूसरा देखना है अपने को एंड रिजल्ट, है ना। रिसोर्सेज कौन से हैं, क्योंकि देखो मेरे की इच्छा है बट रिसोर्सेज भी होने चाहिए। हाँ रिसोर्सेज मेरे पास है, फिर मैं देखूंगा कि ये हो गया तो अच्छी बात है। देखो जब अच्छा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, जब बुरा होता है ना तब प्रॉब्लम आता है। सो दिस इज द मतलब इवन मैंने प्रॉब्लम फेस किया, डिसीजन कैसे ना कन्फ्यूजन होता है, तो मैं सोचता हूँ कि वर्स्ट हो गया तो क्या होगा, ये होगा, तो अगर ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है गो अहेड, नहीं तो खत्म। फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान मतलब क्या, देखो डेरिवेटिव प्लान्स आर द सब प्लान और सेकेंडरी प्लान विच एड इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द मास्टर प्लान। मतलब अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है ना, तो वो तो अपना मेन प्लान हो गया, अभी उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री प्लान भी लगेंगे, तो वो भी बनाने पड़ेंगे ना, कि कैसे पढ़ना है, कितना समय पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन से फैकल्टी से पढ़ना है, कितने एमसीक्यू सॉल्व करना है, कितने टेस्ट पेपर देना है, कब सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 रिवीजन होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आपको रैंक लेके आना है ना, मैं आपको यू शुड बी एबल टू रिवाइज 2 टाइम्स बिफोर द एग्ज़ाम। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर दिसंबर को एग्ज़ाम है ना, तो आपका सिलेबस आइडियली मतलब 31 अक्टूबर को होना चाहिए, एटलीस्ट 30 सितंबर को होना चाहिए, बट ठीक है नहीं होता है, 31 अक्टूबर तक होना ही चाहिए। मतलब एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, 1 महीना एग्ज़ाम के पहले रिवीजन के लिए होना चाहिए। उस समय भी तुम पढ़ रहे हो तो कैसे होगा फिर। तो सेकंड प्लान होते हैं कि आपको हेल्प करते हैं, तो रिवीजन का प्लानिंग करना पड़ेगा, टेस्ट पेपर का प्लानिंग करना पड़ेगा, एमसीक्यू बाद में कितने सॉल्व करने हैं। अभी फर्स्ट टाइम तो आप पूरे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बाद में इतना पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसको स्टार करते जाओ। फिर इतना सारा एग्जाम के पहले 1 दिन में पढ़ना है, उसके लिए और एक प्लान लगेगा। तो इतने बड़े 4 महीने जो आप सिलेबस पढ़ते हो उसको आप पहले 8 दिन में छोटा करो रिवीजन के फॉर्म में, फिर उसको 4 दिन में और एक रिवीजन लो उसका, एंड फिर वो 1 दिन में आएगा। 4 महीने का 1 दिन में कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि देयर शुड बी 2 रिवीजन एटलीस्ट। 4 महीने का 8 दिन में पढ़ो एक बार पूरा, फिर 8 दिन को छोटा करके 4 दिन में लेके आओ, 4 दिन को छोटा करके 1 दिन में लेके आओ, तो ही बराबर स्टडी होगा। सेकेंडरी प्लान विल फ्लो फ्रॉम मास्टर प्लान, ऑब्वियसली ना, ऑल प्लान शुड बी अलाइन। मेरा मास्टर प्लान X है तो उसके डायरेक्शन में जाना चाहिए। दीज आर सपोज टू एक्ट एज अ सपोर्ट एंड एक्सलेट द पेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ बेसिक प्लान। These detailed plan include policy, procedure, rules, programs, budget, schedule. ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम। एग्जाम्पल यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द की एम ऑफ द एंटरप्राइज। डेरिवेटिव प्लान विल इंक्लूड सेल्स मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट मिनिमाइज कैसे होगा। करेक्ट, प्रॉफिट बढ़ाना तो क्या करना है, या तो सेल बढ़ाओ या तो कॉस्ट कम करो। अच्छा थोड़ा खाली, डेरिवेटिव प्लान इंडिकेट शेड्यूल एंड सीक्वेंस ऑफ अकम्प्लिशिंग रेंज ऑफ टास्क। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव प्लान्स। अच्छा, डेरिवेटिव प्लान का मतलब क्या है, these are the secondary plan which support your primary plan। बराबर है, दिया ना उन्होंने।
तो डेरिवेटिव प्लान मतलब दिस आर द सेकेंडरी प्लान विच सपोर्ट योर प्राइमरी प्लान, एंड इसमें आपको क्या फिक्स करना है, टाइम शेड्यूल एंड सीक्वेंस ऑफ एवरी टास्क। मतलब आप बोल सकते हैं ये एग्जीक्यूशन वाला स्टेप है कि प्राइमरी प्लान जो है उसमें जो गोल लिखा है वो अचीव करने के लिए अपन जो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना वो है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिंग कोऑपरेशन, करेक्ट। जब आप ट्रिप को जाते हो तो यू नीड कोऑपरेशन, सब लोगों ने टाइम पे आना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, तो फिर क्योंकि अपन वहाँ पे लिमिटेड समय के लिए है, पैसा अपना बर्बाद हो जाएगा। सो यू नीड कोऑपरेशन फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक भी डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया तो हर एक डिपार्टमेंट का क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये कोऑपरेशन कैसे मिलता है, इसके लिए बजट करके अपन ने पढ़ा था, करेक्ट ना, बजटिंग एक्टिविटी। कहाँ पे, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजट करके एक चैप्टर है। तो बजट में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट का एक बजट फिक्स किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हो ही जाता है। सो बजटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल और टेक्निक जो हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है। आफ्टर द प्लान हैव बीन डिटरमाइंड, इट इज एसेंशियल टू take in confidence the subordinate or those who have to execute this plan. The rationale behind taking the team into confidence are: the team subordinate may feel motivated as they have to say in decision making process. तो जो आपके subordinate है, जो execute करने वाले, उनको involve करो कि भाई आपने कोई अचीव करना है, ये ऐसे ऐसे काम करना है। Such involvement may result in valuable suggestion, improvement in the formulation as well as implementation of plan. Correct? तो उनसे कोई बेटर सजेशन आते हैं तो अपना अच्छा ही है। अगर आप बोलेंगे सबको मेरे को ही पता है, मैं जो बोलता हूँ वही करेक्ट है, तो गड़बड़ हो जाएगा। सो यू हैव टू टेक सजेशन फ्रॉम एवरीवन जो इन्वॉल्व है एग्जीक्यूशन प्लान में, एंड उनके सजेशन से जो बेस्ट है फॉर ऑर्गेनाइजेशन वो अपने को करना है। एम्प्लॉय विल बी विलिंगली एंश्योर दैट सच प्लान सी लाइट ऑफ डे टू ड्यू टू बीइंग अटैच विद दिस। हाँ, मतलब क्या है, एम्प्लॉय भी उससे अटैच रहेंगे क्योंकि आपने उनको इन्वॉल्व करके प्लानिंग किया है। सो दे विल फील पर्सनली अटैच, उनको थोड़ा एक पर्सनली अच्छा लगे कि हमको भी इन्वॉल्व करके प्लान किया गया है, क्योंकि देखो एग्जीक्यूट तो उनको ही करना है। आप और मैं बोलने से क्या होने वाला है, जो एग्जीक्यूट करना उसको बताओ कि इतने दिन में हो सकता है क्या, तो ये फायदा है। तो एक बार आपने उनको इन्वॉल्व किया, सो दे विल हैव टू वर्क, बिकॉज उनका इन्वॉल्वमेंट था प्लानिंग करते समय। लेकिन जैसे होता है ना, आपने बताया कितना अचीव करना है, तुम्हारा देख लो, ऐसे नहीं होता है ना, उतना टाइम मिलना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। तो जब आप उनको इन्वॉल्व करोगे, दे विल टेल यू एग्जैक्ट व्हाट आर द प्रॉब्लम, क्योंकि पेपर पे प्लान करना एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना, इसमें बहुत फ़र्क होता है, करेक्ट ना। तो जितने इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा उससे बेटर इनपुट्स मिलते हैं, ठीक है। चलो, सो सिक्योरिंग कोऑपरेशन, है ना। better implementation of plan. नेक्स्ट, और ये मेरा सबसे फेवरेट स्टेप, फॉलो अप अप्रेजल। मैंने कहा था ना कि खुद का इवेल्यूशन करना ज़रूरी है। तो ये इवेल्यूशन कितने समय में करना है, डिपेंड्स ऑन द प्लान। बड़े कंपनीज तो फ्रिक्वेंटली करते हैं, छोटे कंपनीज है वो 15 दिन में, महीने में, 3 महीने में, डिपेंड्स। आफ्टर चूजिंग अ सर्टन प्लान, इट नीड्स टू बी पुट इन टू एक्शन एंड अप्रेज्ड फ्रॉम फॉर इट्स इफेक्टिवनेस। Such an appraisal is done on the basis of feedback, information received from those who are responsible for its execution. जो लोग एक्चुअल एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है उनको पूछना पड़ेगा। जैसे मैंने सपोज मैं इंटीरियर हूँ, मैंने बोला कि ये फ्लैट का काम 3 महीने में कंप्लीट करूँगा। जब मेरी टीम काम करने गई, उन्हें टीम ने बताया कि सर यहाँ के लोग कंप्लेंट करते हैं 1 से 4 काम करना अलाउ नहीं करते, उनको सोना रहता है। तो ये मैं फिर क्लाइंट को बता सकता हूँ कि आप सोसाइटी से परमिशन लो, they are not allowing us to work during 1 to 4.
सो योर प्रोजेक्ट माइट गेट डिलेड बाय 2 months 1 month, कि उनको बस इसको तो रिव्यू, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था कि 9 to 6 अपन काम करेंगे, बट सोसाइटी वाले अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। फीडबैक एनेबल मैनेजमेंट टू टेक करेक्टिव एक्शन फॉर रेक्टिफाइंग डेविएशन, करेक्ट। फॉलो अप, एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, execution and follow up must go side by side, that planning, so that the planning exercise in the future may be made more realistic and in the light of observation, ठीक है। चलो, सो लास्ट पॉइंट लिखो, फॉलो अप। तो बोलो फॉलोअप में क्या क्या आएगा, फॉलोअप क्यों लेना है? फॉर कंट्रोल पर्पज, टू फाइंड आउट डेविएशंस, है ना, पहला पॉइंट फॉर कंट्रोल, दूसरा टू फाइंड आउट डेविएशन। तो ये दो काम के लिए आपको फॉलोअप लेना है, फॉर कंट्रोल पर्पज एंड टू फाइंड आउट डेविएशन, ठीक है। एंड डेविएशन से क्या होता है फिर आप उसको, अच्छा ये डेविएशन किसको बताने हैं? रिपोर्ट टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस। तो मैनेजमेंट उस बेसिस पे डिसीजन लेती है सो दैट वी कैन अचीव योर गोल। आपने जो गोल सेट किया था उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं ना, मतलब गोल में नहीं, एग्जीक्यूशन में, तो आपने को उसको ओवरकम करना पड़ेगा, नहीं तो अपना गोल पोस्टपोन हो जाएगा और फिर वो गोल हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। चलो, तो ऐसे आपको चार्ट्स ही पढ़ना है एग्जाम के एक दिन पहले, तभी इतना बड़ा सब्जेक्ट कवर हो पाएगा, इसलिए चार्ट्स बना के ले रहा हूँ। जो लोग सिंसियरली नहीं बना रहे उनको लगे कि अरे हो जाएगा, कुछ ज़रूर नहीं है, मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ। आप आपका स्कोर देखना एग्जाम के बाद। मैंने आपको बोला है कि ऐसे काफ़ी सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, उनको सम ऑफ दे फील कि ईजी हो जाएगा। प्लीज चेक लास्ट 3 years स्कोर फॉर दिस सब्जेक्ट एंड देन यू डिसाइड डायग्राम लिखना है कि नहीं लिखना है। मेरे पे भरोसा मत करो, आप पे भरोसा करो, बट आपको रिजल्ट तो चाहिए ना। जस्ट चेक लास्ट 3 years रिजल्ट, आपको पता चलेगा कितने मार्क्स बच्चों को आ रहे हैं। रीज़न यही है, ओवर कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग दिस थ्योरी पार्ट। हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, 2 दिन में MCQ 500 पढ़ लूँगा, नो यूज़, नो यूज़। अभी देखो मैंने कितने छोटे छोटे पॉइंट लिखे, ये लिखेंगे तो याद रहेगा। ओरली इतने सारे पॉइंट्स आप लिख पाओगे, एंड एग्जाम में ये पर्टिकुलर पॉइंट्स में क्या है वो पूछते हैं। अभी आप कैसे याद रखोगे? तो चार्ट से होगा तो ये लर्न होगा, ये ओरली दिमाग में भेल हो जाएगा उसका, ऐसे। इसलिए लिखो, आप आलसीपना मत करो। एक दिन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ कि शेयर योर नोटबुक एंड आई एम गोइंग टू चेक ऑल योर चार्ट्स। जिनके नहीं रहेंगे मैं लेक्चर बंद करने वाला हूँ, आज ही बता रहा हूँ। यस, अगले 2-3 चैप्टर होने दो, मैं FM के और SM के जितने चार्ट्स बना के दिए हैं, मैं एक एक स्टूडेंट को मेरे ऑफिस के नंबर पे भेजने को बोलने वाला हूँ, लेक्चर में जितने मैंने बनाए। करेक्ट ना? देखते फिर आप, जिनका नहीं बनूंगा मैं उनके लेक्चर 1 महीने के लिए बंद करने वाला हूँ। यस, क्योंकि वो खाली क्लासेस लेके मतलब नहीं, आपको रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट के लिए जो ज़रूरी है मैं आपसे करके लूँगा, ठीक है। तो ये था अपना पहला फंक्शन। अभी सेकंड फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। चलो पढ़ते आगे। ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन विच ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट ना? ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन विच ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या? ट्रिप को अब जा रहे हैं ना, प्लानिंग हो गया, अभी उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना। ये लोगों को टिकट देने पड़ेंगे, आपको उनको एक जगह पे बुलाना पड़ेगा, उसके लिए कार अरेंज करने पड़ेंगे, वहाँ पे बुकिंग करना पड़ेगा। सो ह्यूमन, वहाँ पे खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिजिकल फैसिलिटी मतलब टेम्पो अरेंज करना पड़ेगा,
ट्रक अरेंज करना पड़ेगा खाना लेके जाने के लिए, पैसा वहाँ पे भरना पड़ेगा, तो लोगों से पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। तो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज ऑर्गेनाइजिंग। अभी ऑर्गेनाइजिंग जो होता है, बिजनेस तो खुद ही करता है, बट अभी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज भी होती है जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, देखो, बट ये कंपनी खुद करती है ऐसा नहीं। बट होटल इंडस्ट्री में ऐसा ट्रेंड है कि होटल एक कंपनी का रहता है, इट इज़ मैनेज बाय समवन एल्स। इवन हॉस्पिटल में भी, जैसे पुणे में सह्याद्री हॉस्पिटल काफ़ी फेमस है, तो उनके लगभग उन्होंने 400 हॉस्पिटल बना दिए उनके नेटवर्क में। मतलब हॉस्पिटल रहेगा XYZ डॉक्टर का, डॉक्टर शाह का, बट मैनेज बाय सह्याद्री। तो कुछ इंडस्ट्री में, होटल में, 5 स्टार होटल, मतलब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में ये ट्रेंड है कि ओनर एक रहता है, बट उनको कोई पॉसिबल नहीं तो मैनेजमेंट किसी और को दे देते हैं। बट कंपनी में कंपनी खुद ही करती है। बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल 3 रिसोर्सेज इज एसेंशियल टू डिराइव द रिजल्ट्स। देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स। तो ये 3 रिसोर्स को आप जब एक साथ लेके आते हो तो आपका रिजल्ट अचीव होता है। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, MCQ है ना, भगवान आपका भला करे। ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन बाय विच कंसर्न इज एबल टू डिफाइन द रोल, पोजीशन, जॉब रिलेटेड एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या? कोऑर्डिनेट करना। मतलब ऑर्गेनाइज करना मतलब फंक्शन, और ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या? 2 लोगों के बीच में, जिनके लिए मैं फंक्शन कर रहा हूँ और जो करने वाला है, इनके बीच में मेरे को लिंक बन के रहना है कि उनकी ज़रूरत क्या है, तुम कैसे फुलफिल कर सकते हो। Hence, manager always has to organize in order to get result. करेक्ट। आप अगर खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो कंपनी को आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। सो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि एम आई ऑर्गेनाइजिंग माई सेल्फ प्रॉपरली? अगर आंसर यस है तो देन यू कैन मैनेज इंडस्ट्री। इफ नो, जो आज नहीं होगा वो कल भी नहीं होगा। चलो, अभी बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अभी देखो, अभी अपन एक डायग्राम बनाते हैं। टेक हॉरिजॉन्टल पेज। सो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। कौन से 3? यहां पे लिखे हैं, ह्यूमन, फिजिकल एंड फिनेंशियल। ठीक है, तो ये MCQ में आने वाला क्वेश्चन है, आज ही बता रहा हूं। चलो, अभी इसको अपन डिवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देख लो, मेक हॉरिजॉन्टल पेज। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। पहला, while organizing every activity it is subdivided and people are appointed who are eventually converted into expert by doing specific job over and over. करेक्ट। ऑर्गेनाइजिंग में एक बंदे को एक काम दिया जाता है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में जैन सोशल ग्रुप है जहाँ पे मैं मेंबर हूँ। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन होता है वहाँ पे एक काम मेरे को दिया जाता है हिसाब रखने का, क्योंकि उसमें मेरा मास्टरी है। तो एक ही काम मेरे को दिया जाएगा तो उसमें मेरा मास्टरी बनता है। किसी का, एक मेरा भाई है जिसका फूड में काफ़ी अच्छा काम है, तो पूरा खाने का इंतज़ाम वो करता है क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट है, उसको उसका नॉलेज भी है। एक का इवेंट मैनेजमेंट से अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो वो एक उनका स्पेशलाइजेशन बन गया है। तो अभी हर एक आदमी एक एक एरिया में एक्सपर्ट हुआ है, तो जब भी कोई काम करना है वो 5 मिनट में हो जाता है। तू फूड का देख ले, मैं हिसाब का देख लूँगा, तू लोगों का देख ले, तू इन्विटेशन का देख ले, तू
हॉल का देख ले, जो भी XYZ है फिजिकल रिसोर्सेज। तो इन दिस वे अटमोस्ट वर्क इज कम्प्लीट इन द लेस स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे को पता है हिसाब कैसे मेंटेन करना है। तो फर्स्ट टाइम मेरे को टाइम लेना, नेक्स्ट टाइम मैं फटाफट 2 मिनट में हिसाब करके दे दूंगा कि भाई इतना लोगों से अपने कलेक्शन किया था, इतना खर्च हुआ, ये बाकी का पैसा। हाँ, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, क्योंकि जैन सोशल का भी अकाउंटिंग होता है ना, सो आई नो हाउ अकाउंटिंग इज डन। तो उसके रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना मेरे को पता है, सो मैं मेंटेन कर सकता हूँ। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज अल्टीमेट गेनर ऑफ द सच स्पेशलाइजेशन, उसका फायदा करेक्ट ना। टू अचीव स्पेशलाइजेशन, बोलो स्पेशलाइजेशन का फायदा क्या होता है? वर्क फास्ट होता है, एंड इफेक्टिव वे में होता है, मतलब पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, दोनों है। क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ तो मैं फटाफट काम करता हूँ। जैसे एक काम अपन बार बार करते हैं तो उसमें अपना एक्सपर्टीज आ ही जाता है ना, बस वही है। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, करेक्ट, मतलब हर एक को एक एक काम डिवाइड करके दिया है, तो तेरा काम क्या है तेरे को पता है, मेरा काम क्या मेरे को पता है, हम दोनों में क्या कोऑर्डिनेट करना है हम दोनों को पता है। तो क्लैरिटी आती है, कोई कम्युनिकेशन गैप अराइज नहीं होता है, एंड सब काम हर एक आदमी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको सही तरह से करता भी है। Organizing makes clear-cut picture of working relationship among the employee. It specifies a clear line of reporting. This in turn makes communication clear, effective and productive. Moreover, clarity in working relationship also helps in fixing accountability. Yes, क्योंकि मैंने काम आपको अलॉट किया ना, तो अगर ये काम नहीं होता है तो you will be held responsible. चलो, टू ब्रिंग क्लैरिटी। अच्छा, क्लैरिटी किसका फायदा क्या है? 3 चीज़ें लिए, क्या दिखाए? कम्युनिकेशन, इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, एंड फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड सेकंड फायदा है टू फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका फायदा होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, करेक्ट, जो भी रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूज होते हैं। जैसे अभी मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ तो मेरे को पता है कि एक एक रुपया कैसे बचाना है, क्योंकि मैं काम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ। बचाना मतलब कंजूसी नहीं करनी है ना, जो रिक्वायर्ड है उतना ही खर्च करना है। हाँ, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जब ऐसा बोलता हूँ मैं कंजूस हूँ, मैं कंजूसी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, बट फालतू पैसा वेस्ट नहीं करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स विल हेल्प मैनेजमेंट फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड हेल्प टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस। अभी बताओ, जब ऑप्टिमम यूज होगा रिसोर्स का, आप बताओ मेरे को, कॉस्ट कम होगा कि नहीं? यस। सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होगा, है ना। इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एडप्शन टू चेंज, organizing process makes organization capable of adapting to any change because there is a proper chain of work from top to bottom and no confusion, proper discipline is there.
तो जब भी कोई एग्ज़ाम में मतलब मैनेजमेंट में कोई अनवांटेड चेंज होता है तो अपन उसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ प्लान्ड है। जहाँ पे शॉर्टफॉल है अपन वहीं पर रिसोर्स अरेंज कर सकते हैं। सभी काम अटकते नहीं है, एक आदमी 10 काम नहीं करता है, हर एक के लिए अलग अलग रोल दिया है, तो एक आदमी नहीं रहेगा, तो वी कैन फाइंड सम रिप्लेसमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड और इवन फॉर परमानेंट बेसिस। तो कोई भी ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, या फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया जो अपने किसी को नहीं पता है, तो अपन उस नए बंदे को ऐड कर सकते हैं। वैसे भी हो सकते हैं, उसमें एक्सटेंशन भी हो सकता है। अब एक प्रोडक्ट बनाने में 6 लोग इन्वॉल्व है, 7 लोग भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, एडॉप्शन टू चेंज, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आ गया, हमको पता नहीं कैसे यूज़ करना है, उस बंदे को पता है और उसको हम इजीली फिट कर देंगे। सो लिखो एडॉप्शन टू चेंज। है ना, ये इजीली हो जाता है, इसमें आपको कुछ लिखने से ही नहीं, सिंपल पॉइंट है। आगे नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अभी लॉजिकली सोचो, अगर आपने एक टास्क को अलग अलग लोगों में डिवाइड किया है, हर एक बंदा एक ही काम करेगा, तो सभी चीज़ें स्मूथ होंगी कि नहीं होंगी, बस वही रिपीट हुआ है पॉइंट, ऊपर का ही सारा अंश मतलब पूरा यहाँ पे दिया है। इट हैज़ बीन नॉर्मली ऑब्जर्व दैट देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन ऑफ अ डाउट अबाउट द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर अमंग देमसेल्फ। The process of organizing makes clear mention of each and every activity of manager and also their extent of authority. The one and all knows to whom they are accountable, consequently effective and correct है। तो effective administration ड्यू टू क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लिखते जाओ, सभी डायग्राम लिखना है, एक ही बार लिखना है, बाद में नहीं लिखना है अपने को, बाद में बस इतना फटाफट पढ़ना है। आप सोचो जो लोग चार्ट्स नहीं बना रहे अभी, उनको एक चैप्टर पढ़ने के लिए बाद में 2 घंटे लगेंगे, लेकिन जो मेरे साथ चार्ट्स बना रहे वो चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। यस, 10 मिनट मैक्स, खाली चार्ट्स फटाफट रिवाइज करना है, तो आपका ही काम कम होने वाला है, इसलिए लिखो। एंड एक काम करो, एक बार एक मेरा लेक्चर है ना, एक चैप्टर विदाउट चार्ट्स लिखो मत, आप ट्राई करके देखो, एंड बाद में उसको आप रिवाइज करो, एंड ये चार्ट्स वाला एक बार रिवाइज करो, आपको खुद को समझ में आए कि कितना कम समय में कितना अच्छा स्टडी हो रहा है। भले ये इजी है, बट एग्जाम में तो लर्न करना है ना, एंड वी हैव गॉट लिमिटेशन। ऐसा थोड़ी कि इजी है तो लर्न होता है, डिफिकल्ट तो लर्न नहीं होता है। मेमोरी प्रॉब्लम सबको है, भूलने की आदत सबको है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कैसे होगा डेवलपमेंट? अरे मेरे को एक ही काम दिया है ना कि भाई विपुल से तू खाली अकाउंटिंग करेगा, तो मेरा भी खुद का एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, बिकॉज आई विल बी एबल टू डू माई वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, तो मेरा भी वैल्यू बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज प्रैक्टिस्ड। दिस इज done not because of restricted capacity of an individual, but also to realize new technique of work. It provides opportunity of taking decision for the subordinate. By taking advantage of this situation, they try to find out the latest technique and implementation them. Subsequently, it helps them to grow and develop, and also in career and succession planning. देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। या ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय लिखो, या ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल लिखो, वो बेटर रहेगा, एम्प्लॉय से बेटर है। अब ये ग्रोथ क्यों होता है? बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग किया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑब्वियसली होगा ना, सब चीज़ें अगर अलाइन है प्रॉपरली तो ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा ही। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ एम्प्लॉय टू द फ्रीडम टू टेक डिसीजन विच हेल्प देम टू ग्रो। दे आर relentlessly ready to face challenges. The situation can aid in development of the enterprises, help in escalating the earning capacity of enterprises. Yes, so expansion and growth होगा क्योंकि everyone is happy तो grow होगा ही ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एक आदमी परेशान है तो कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे आप। है ना। सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज द अल्टीमेट एंड ऑफ ऑल दिस। तो ये छोटा सा चार्ट आई होप आपने बनाया है। सभी चार्ट्स हॉरिजॉन्टल पेज पे बनाना है। थोड़े चार्ट्स बड़े बनते हैं बट हो जाता है। हो गया, चलो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन जो अपन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, उसमें स्टेप्स कौन से हैं, विच आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजिंग। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। अरे बहुत सिंपल है, आपके घर में एक फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, तो आप पहले क्या करते हैं, क्या क्या काम करना है। पहला सबसे मेन खाना है। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग खाने के लिए जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, करेक्ट ना। बाकी वो शादी विधि चलता रहता है, वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। एक बार उसकी शादी हो गई तो पंडित अनाउंस करते हैं कि खाना खा के जाओ, तो ऐसा उधर रश हो जाता है, तो बाद में उनको कोई मिलता भी नहीं जिनकी शादी हो रही है। तो सबसे पहले खाना, फिर लोगों का अरेंजमेंट, रहने का अरेंजमेंट, करेक्ट ना, शॉपिंग, ज्वेलरी कितना देना है, डावरी कितना लेना है, पूरा लिस्ट अपन बनाते हैं, करेक्ट ना। फिर एक एक काम एक एक को अपन असाइन करते हैं कि भाई खाने का अरेंजमेंट ये करेगा। जैसे मैं खाली फाइनेंस का काम करता हूँ, फाइनेंस मतलब मैं फाइनेंस नहीं करता हूँ, बट उसका कैलकुलेशन कितना खर्चा हो रहा है वो सब मैं प्रॉपरली प्लान करता हूँ। ऑल दिस एक्टिविटी नीड टू बी परफॉर्म शैल हैव टू बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट। तो आपका घर पे शादी का फंक्शन है, इमेजिन करो, यू लिस्ट डाउन ऑल द एक्टिविटी। शॉपिंग, सब शॉपिंग मेन, सबसे मेन है। बुकिंग ऑफ मैरिज हॉल, खाने का और पैसों का इंतज़ाम। सबसे पहले पैसों का इंतज़ाम है ना, तो ये सब करना है। फिर इवेंट मैनेजमेंट कौन आएगा, संगीत, हजारों फंक्शंस होते हैं, हल्दी फंक्शन, ये फंक्शन, वो फंक्शन, डिपेंड अपन आपके यहाँ पे कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो बिजनेस में क्या होगा, अकाउंटिंग, सेल्स, रिकॉर्ड कीपिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री, है ना। अभी ये हो गया अपने घर का फंक्शन। अभी कंपनी में क्या क्या होता है, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, एडमिन, सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का HR डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, कितने सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, तो हर एक को देखना पड़ता है। देन डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी। हाँ, मतलब कि अभी एक बार अपन ने शादी के फंक्शन में डिफाइन कर दिया ना कि पैसे का मैं देखूंगा, तो फिर उसके बाद मेरा काम चलेगा कि कितना पैसा लगने वाला टोटल, मैं कॉस्टिंग निकालो हर एक खर्चे का। In this step, manager tries to combine group and similar related activity into units, division and departments. This organization of dividing the whole concept into independent unit departments called as a departmentation. उसके बाद अपन डिपार्टमेंट बनाएंगे कि मैं खाने का देखूंगा ना सब, या फाइनेंस का, सो आई टेक 3-4 पीपल विथ मी, है ना। जिसको कार्यालय बुक करना है वो 3-4 लोग सके, सब वो देखेंगे। तो हर एक आदमी एक एक काम क्या करेगा, डिवाइड करके करेगा। क्लासिफाइंग द अथॉरिटी, मतलब अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा। हॉल देखने तुम जाओगे बट पैसा तो मैं दूंगा ना, तो कितने का बुक करना है मैं सब बताऊंगा, वो रेंज दूंगा, उसके हिसाब से बुक करना है। तो उनको अथॉरिटी भी देना ज़रूरी है। या कभी उनको बोलेगा तुम देख के आओ, फिर फिक्स मैं करूँगा, तो वही है। ये भी सिंपल है। एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम सिंपल है, अपन ने पढ़ लिया, बार बार वही पॉइंट्स आ रहे हैं। तो दीज आर द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सो दैट्स इट। अपन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो इस लेक्चर में अपन ने 2 फंक्शंस कंप्लीट किए, one is planning and one is organizing. Thank you so much for watching my lecture.